हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 9 का जियोग्राफी और हिस्ट्री भी हो चुका है। आज है चैप्टर 3 ऑफ पॉलिसी, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ना, इसमें हम सबको सबसे पहला इसमें क्वेश्चन क्या उठता है इस चैप्टर में कि हम सबको इलेक्शन का जरूरत ही क्यों पड़ता है। किसी भी चीज़ इलेक्शन क्यों कंडक्ट करवाया जाता है हम सबके लिए। तो इलेक्शन ना इसलिए किया जाता है ताकि डेमोक्रेसी बना रहे। ठीक है, 100 कंट्रीज जो वर्ल्ड के हैं वो ना इलेक्शन उनमें होता है। ठीक है, उसमें पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और इलेक्शन हेल्ड होता है जिसमें मैनी कंट्री में जहाँ जहाँ पे डेमोक्रेटिक है। ठीक है, देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसी पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पे मोस्ट ऑफ डेमोक्रेसीज क्या होता है, वहाँ पे ना पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को किससे चुनते हैं, इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं। ये ऐसा मैकेनिज्म है इलेक्शन जिसके द्वारा ना कंसिडर किए जाते हैं हमारे टाइम को कि हम सब अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने डेमोक्रेसी का। ठीक है, इन एन इलेक्शन द वोटर मेक मैनी चॉइसेस। अब देखो, इलेक्शन में वोटर के पास क्या क्या चॉइस होता है। ठीक है, तो ना वोटर के पास चॉइस होता है चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। तो इसमें हम सब किस चीज के लिए चूज करते हैं कि हमारे लिए लॉ कौन बनाएगा। ठीक है, दूसरा, चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। और कौन गवर्नमेंट बनाएगा और मेजर डिसीजन लेगा। ठीक, फिर उसके बाद चूज द पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। और इसमें हम सब ये भी चुनते हैं कि कौन किसकी पार्टी गाइड करेगी गवर्नमेंट को और फिर पॉलिसी बनाएगी, पॉलिसी और लॉ बनाएगी। ठीक है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब देखो, इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है कि ना, इसमें ना सब चूज किए जाते हैं। एवरीवन शुड एबल टू चूज। ठीक है, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। पार्टी शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। और चॉइस ना दिया जाता है रेगुलर इंटरवल्स के तौर पे। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स के तौर पे दिया जाता है। फिर इसमें ना कैंडिडेट को फिर इलेक्शन हेल्ड होता है कुछ ईयर में, जैसे कि एवरी फ्यू ईयर्स जितना अगर जैसे बना रहता है, जैसे कि अमेरिका में बना हुआ कि 4 ईयर पे प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, वैसे पर इंडिया में बना हुआ 5 ईयर में प्राइम मिनिस्टर का चुनाव। तो वो जो भी रेगुलर उनका टाइम पीरियड बना रहता है उनमें फिर से इलेक्शन कंडक्ट होता है। ठीक है, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपुल शुड गेट इलेक्टेड। और जो भी कैंडिडेट प्रेफर्ड किए जाते हैं पीपल द्वारा, उनको इलेक्ट किया जाता है। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। और इलेक्शन ऐसे कंडक्ट किया जाता है फ्री और फेयर मैनर में, जहाँ पे पीपल चूज करते हैं कि वो उनको क्या चाहिए। ठीक है, उनको रियली क्या चाहिए वो चीज को वो चूज करते हैं, इसीलिए। ठीक है, अब देखो, पॉलिटिकल कंपटीशन भी होता है इसी से। ठीक है, पॉलिटिकल कंपटीशन क्या होता है, ये कॉज करता है डिवीजन और सम अगलीनेस। इसमें ना अगलीनेस भी हो जाता है। कोई कोई जो डेमोक्रेटिक पार्टी होते हैं ना, वो अगलीनेस पे भी उतर जाते हैं। ठीक है, ताकि क्योंकि ना उनको फाइनली चाहिए होता है कि फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर टू सर्व द पीपल। उनको चाहिए होता है कि ना पॉलिटिकल पावर उनको मिले और वो लीडर बने, ताकि वो ना पीपल को सर्व करे। सर्व करना तो नहीं रहता है उनका, मोटिव रहता है कि वो सब ज्यादा से ज्यादा ना अपना हित को देख सके। ठीक है, सर्व्ड रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज। अब देखो, रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी क्या होता है, तो इसमें ना ये एवरी सिटीजन के लिए इलेक्ट हिज हर रिप्रेजेंटेटिव, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को करना चाहते हैं। इसमें क्या होता है कि ना वरीड होते हैं कि ओपन इलेक्टरल कंपटीशन से सर्टन वीकर सेक्शन में नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कुछ कुछ वीकर सेक्शन होते हैं जो हमारे समाज के, उनको चांस ही नहीं मिलता है कि ना वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। तो इसके लिए ही ना हमारे में ना रिजर्व सीट रखा जाता है हमारे इसमें। ठीक है, हमारे इसमें रिजर्व सीट रखा जाता है। ठीक है, करंटली जो है लोकसभा में 84 सीट है रिजर्व्ड शेड्यूल कास्ट के लिए, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को ना नहीं मिलता है कि उनको उनके लिए ना उनको नहीं मिलता है कि वो अपना मन का काम कर सके। ठीक है, और वो उनको लो माना जाता है। तो अगर रिजर्व नहीं किया गया तो उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए ना सीट रिजर्व किया जाता है। 84 सीट है इसीलिए रिजर्व लोकसभा में, और 47 है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 26 जनवरी 2019 से। ये नंबर ना प्रपोर्शन है उनकी टोटल पॉपुलेशन का
इसमें रिजर्व सीट में ना SC/ST और इसमें ना लिजिटिमेट शेयर होते हैं सोशल ग्रुप के, इसमें सिर्फ SC/ST ही आएंगे, ठीक है। ये लिस्ट ना ऑफिशियली इलेक्टोरल रोल में आते हैं और कॉमनली नॉन एज वोटर लिस्ट कहलाते हैं, इसको वोटर लिस्ट कहा जाता है, ठीक है। हमारे कंट्री में ना हर सिटीजन को जो 18 अबव होते हैं उनको राइट टू वोट है, और एवरी सिटीजन इस राइट टू वोट को ना इंजॉय करते हैं, चाहे उनका कास्ट कुछ भी हो, कलर कुछ हो, उनका रिलीजन जेंडर कुछ भी क्यों ना हो, उनको अगर 18 अबव है तो वो राइट टू वोट अपना उनका हक है तो उनको मिलेगा ही। दिस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट नेम ऑफ द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट। और ये ना गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो भी एलिजिबल वोटर है उनका वोटर लिस्ट में नाम दिया जाए, और फिर अगर पर्सन अटेंड करते हैं वोटिंग एज को तो उनको भी ऐड किया जाए। अगर न्यू पर्सन जैसे न्यू अब देखो कोई 17 के है तो अब अगले साल अगर 18 के होंगे तो ये गवर्नमेंट का वर्क है कि ना जो मर चुके हैं उनका नाम हटाया जाए, डिलीट किया जाए, और जो न्यू पर्सन अब 18 के हो चुके हैं उनका नाम अब जोड़ा जाए। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC हैज बीन इंट्रोड्यूस। अब देखो कुछ लास्ट ईयर्स में ना हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ना न्यू एक चीज स्टार्ट हुआ है जिसमें ना EPIC को लिया जाता है, ठीक है। इसमें इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड को यूज किया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट इसमें क्या करते हैं कि ना दिस कार्ड टू हर वोटर लिस्ट को और हर पर्सन को दिया जाता है, ठीक है। और इसमें ना रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट। अब जब भी उनको वोट देने जाना होता है ना तो वो ये कार्ड को लेके जाना उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, कि इसलिए कि ना नो वन वोट, क्योंकि उनकी जगह पे कोई और वोट ना कर सके, इसी चीज को लेके ये चीज किया जाता है, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, अब नॉमिनेशन कैसे किया जाता है कैंडिडेट्स का, ठीक है। अब देखो इस चीज को हम सब देखेंगे कि नॉमिनेशन किस हिसाब से किया जाता है। जो भी हो वो ना वोटर बन सकते हैं कैंडिडेट इलेक्शन में। द ओनली डिफरेंस is that in order to be a candidate the minimum age is 25 years। अगर आपको कैंडिडेट बनना है इलेक्शन के लिए तो आपको 25 ईयर का होना चाहिए, और फिर 18 ईयर भी वोटर होने के लिए 18 ईयर ही चलेगा, ठीक है। बट कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, अगर क्रिमिनल है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक्सट्रीम केसेस में पॉलिटिकल पार्टी यही नॉमिनेट करते हैं अपने कैंडिडेट को, और फिर पार्टी सिंबल और सपोर्ट देते हैं उनको। पार्टी नॉमिनेशन होता है, उसको पार्टी टिकट कहा जाता है। जो भी पर्सन चाहते हैं कि वो किसी भी पार्टी से इलेक्ट करे तो वो नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं, और उसके बाद ना मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करते हैं। नो डू दिस वर्क, अब कोई ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या काम नहीं कर सकते हैं? अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस ऑन डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अब देखो एक न्यू सिस्टम डिक्लेरेशन का इंट्रोड्यूस किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें ना कैंडिडेट जितने भी होते हैं लीगल डिक्लेरेशन करते हैं, फुल डिटेल बताते हैं, सीरियस क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर कितना पेंडिंग है, अगेन उसके बाद अपना कैंडिडेट अपने एसेट का डिटेल देते हैं, उनका लायबिलिटी कितना है, उनके फैमिली का भी बताते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपना बताते हैं कैंडिडेट। और ये ना फॉर्मेशन है, इसको पब्लिक किया जाता है ताकि ना वोटर्स को भी आइडिया मिल सके कि वो अपने डिसीजन इस बेसिस पे ले सके कि कैंडिडेट सही है या नहीं, ठीक है। मतलब इतना अगर पता रहेगा कि किसके ऊपर कितना लायबिलिटी है, कितना एसेट है, कौन सा क्रिमिनल चार्ज चल रहा है, कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो हम वोटर को भी पता होगा कि हम सबके लिए कौन अच्छा नेता बनकर आ सकता है, कौन कैंडिडेट बेहतर है, ठीक है। अब होता है इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। हमारी कंट्री में ना कैंपेन होता रहता है 2-3 वीक पहले ही, जब अनाउंसमेंट होता है फाइनल लिस्ट कैंडिडेट का तो फिर पोलिंग डेट से पहले, ठीक है। लास्ट पीरियड तक ना कैंडिडेट कांटेक्ट करते हैं वोटर से, बोलते हैं, पॉलिटिकल लीडर एड्रेस करते हैं, मीटिंग पार्टीज और मोबिलाइज करते हैं अपने सपोर्ट को। और फिर वो ना ये पीरियड ना न्यूज़पेपर में भी कभी कभी अपेयर होता है, टेलीविजन में भी, वो ना अपने इलेक्शन रिलेटेड स्टोरी और डिबेट को दिखाते हैं, ठीक है। ताकि ये होता है इलेक्शन कैंपेन, मतलब कि वोटर सबसे मिलना, उनको बताना कि हम अच्छी तरीके से काम करेंगे, हमको चुनिए, तो ये चीज को होता है इलेक्शन कैंपेन बोला जाता है, ठीक है। द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी। अब देखो जो कांग्रेस पार्टी है ना, उनके द्वारा जो इंदिरा गांधी थी वो स्लोगन दी थी गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी, कि लोकसभा इलेक्शन में 1971 में ये पार्टी प्रॉमिस किया था कि रीओरिएंट करेगा पॉलिसीज को गवर्नमेंट का और रिमूव करेगा पॉवर्टी कंट्री से, ठीक है। दूसरा है सेफ डेमोक्रेसी, ये स्लोगन दिया गया था
जनता पार्टी के अंडर जयप्रकाश नारायण ने दिया था लोकसभा इलेक्शन में 1977 में, और वो प्रॉमिस किए थे कि एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड रिस्टोर सिविल लिबर्टीज, और वो ना सिविल लिबर्टीज को रिस्टोर करेंगे जब इमरजेंसी होगा तो, ठीक है। द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन, और जो लेफ्ट फ्रंट थे वो यूज किए थे स्लोगन को, लैंड टू द टिलर, ठीक है। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन, वेस्ट बंगाल के असेंबली में 1977 में इलेक्शन असेंबली में, ठीक है। प्रोटेक्शन द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, और ये दिए थे, ये स्लोगन दिए थे एन.टी. रामाराव, और ये लीडर थे तेलुगु दसम पार्टी के आंध्र प्रदेश के, और ये असेंबली इलेक्शन में 1983 में ये स्लोगन दिए थे, ठीक है। पुलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, तो इसमें क्या होता है, ये अपील, ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। अब देखो ब्राइब और थ्रेटन वोटर क्या होता है, ठीक है। तो ना अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, अगर आप ना किसी को अपील कर रहे हो कि ना मैं आपका कास्ट और मेरा कास्ट सेम है तो आप हमको चुन के लाइए, तो ये होता है एक तरीका का ब्राइब ही इसको मान सकते हैं वोटर्स के लिए, ठीक है, या थ्रेटन करना समझ सकते हैं। यूज गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर इलेक्शन कैंपेन, और गवर्नमेंट रिसोर्स को यूज करना इलेक्शन कैंपेन के लिए, और फिर 25 लाख से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा के और 10 लाख से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में असेंबली के खर्च करना भी एक तरीके का ब्राइब ही है, ठीक है, क्योंकि इतना एक्सेस नहीं दिया गया है कि इतना इससे ज्यादा पैसे का खर्च किया जा सकता है, पर अगर आप खर्च कर रहे हैं कि ताकि आप जीत सके तो एक तरीके का ब्राइब है, ठीक है। पुलिंग एंड काउंटिंग वोट्स, जब फाइनल स्टेज इलेक्शन का क्या होता है, जब ना वोटर पूल करते हैं अपना वोट, और जब ना इलेक्शन डे होता है तो हर पर्सन का नेम उस पर लिखा रहता है, और पोलिंग बूथ पे वो जाते हैं, और फिर वहां जाके वो ना इलेक्शन ऑफ आइडेंटिटी अपना फिंगरप्रिंट देते हैं और कास्ट करते हैं अपने वोट को। पुलिंग और काउंटिंग होता है इसी से। फिर इलेक्शन में व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, अब देखो इलेक्शन जो है इंडिया में डेमोक्रेटिक किस हिसाब से बनाता है, inclusion of false names and inclusion of genuine names in the voter list। देखो genuine name और false name होता है वोटर लिस्ट में। misuse of government facility and official by the ruling party, रूलिंग पार्टी के द्वारा जो गवर्नमेंट मिसयूज किया जाता है फैसिलिटीज और ऑफिशियल का, ठीक है। उसके बाद है एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टीज। एक्सेसिव यूज किया जाता है जब डेमोक्रेटिक जो बड़े बड़े पार्टी होते हैं उनके द्वारा एक्सेसिव जब मनी का यूज किया जाता है। इनमीडिएशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पॉलिसी पोलिंग डे, जब वोटर को इमिनिएशन किया जाता है और रिग किया जाता है पोलिंग डे पे। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, अब इसके बाद इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में। हमारा इलेक्शन कमीशन है ना वो कंडक्ट करता है इलेक्शन को, अनाउंसमेंट करता है इलेक्शन के डेट को और रिजल्ट को भी, ठीक है। और वो ना इम्प्लीमेंट करता है कोड ऑफ कंडक्ट को और पनिश करता है कोई भी कैंडिडेट अगर पार्टी वायलेट करता है किसी भी तरीके से, ठीक है, वायलेशन करता है तो। इलेक्शन पीरियड के समय में ना ईसी ना ऑर्डर गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर और गाइडलाइंस भी निकालता है ताकि वो मिसयूज कर सके, कि गवर्नमेंट अपने पावर को मिसयूज ना कर सके, ठीक है। और फिर विन जो इलेक्शन होते हैं उसको ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल व्हेन एन इलेक्शन ड्यूटी, और वो ना कुछ ना गवर्नमेंट ऑफिशियल को इलेक्शन ड्यूटी पे लगाते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ, और वो ना वर्क करते हैं कंट्रोल, किसके कंट्रोल में, ईसी के कंट्रोल में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं, ठीक है, उस टाइम में। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, अब देखो पॉपुलर पार्टिसिपेशन क्या होता है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन होता है पीपुल पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में ताकि वो मेजर कर सके अपने टर्नआउट फिगर को, और टर्नआउट इंडिकेट कर सके कि कितने एलिजिबल वोटर है जो एक्चुअली कास्ट कर रहे हैं वोट को, ठीक है। और फिर इंडिया में जो पुअर, इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज पीपुल है ना वो लार्जर प्रपोर्शन में रिच और प्रिविलेज सेक्शन के कंपेयर में कितने हैं, ठीक है। कॉमन पीपुल जो इंडिया के हैं अटैच लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन, दे फील दैट थ्रू इलेक्शन दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। वो सोचते हैं कि अगर इलेक्शन रहेगा तो वो ना पॉलिटिकल पार्टीज पे ना प्रेशर बना के रख सकते हैं और फेवरेबल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। द इन्वेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन एक्टिविटीज हैव बीन ओवर द ईयर, और वो ना वोटर के जो वोटर्स के इंटरेस्ट होते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ आउटकम्स, अब देखो एक्सेप्टेंस ऑफ आउटकम्स क्या है, ठीक है। इसमें ना रूलिंग पार्टी जो होते हैं रूटीनली लॉस करते हैं इलेक्शन में। इन इंडिया जो नेशनल और स्टेट लेवल में जो होता है वो फैक्ट एवरी 2 of the 3 इलेक्शन हेल्ड इन लास्ट 25 ईयर्स द रूलिंग पार्टी लॉस्ट। 25 ईयर में ना जैसे हर तीसरा इलेक्शन को ना वो हार जाते हैं, मतलब कि
हार जाते हैं उस चीज के बारे में है, ठीक है। यूएस में ना इनक्यूम्बेंट सिटिंग इलेक्शन रिप्रेजेंटली रेयरली लॉसेस एंड इलेक्शन, कोई ना ऐसा रेयरली होता है कि वहाँ पे इलेक्शन हारा जाता है। इंडिया में ना हाफ जो सिटिंग एमपीज होते हैं और एमएलए होते हैं वो ना इलेक्शन हार जाते हैं, ठीक है। कैंडिडेट जो होते हैं स्पेंड करते हैं बहुत ज्यादा मनी और बाय, ताकि वो वोट को बाय कर सके और नो कर सके। क्रिमिनल कॉन्टेक्ट ऑफ्टन लूज इलेक्शन, और जो क्रिमिनल कॉन्टेक्ट में रहते हैं वो भी लूज करते हैं इलेक्शन को। और फिर बियरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूट्स इलेक्शन, द एक्चुअल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपुल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी, और जो डिफीटेड पार्टी होते हैं ना पीपुल के वर्डिक्ट के द्वारा भी हार जाते हैं, ठीक है। चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अब देखो फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। कैंडिडेट और पार्टी जो होते हैं ना जिनके पास बहुत ज्यादा मनी होता है वो ना उनका श्योरली विक्ट्री हो ये चीज, बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट, ये श्योर नहीं है कि उनका विक्ट्री हो, पर ना उनको ना कुछ कुछ एडवांटेज होते हैं स्मॉल पार्टीज के खिलाफ, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट पार्टी होते हैं कुछ पार्ट में जो हमारे कंट्री के कैंडिडेट ना क्रिमिनल जिसका कनेक्शन है ना वो पुश करते हैं वो इलेक्टोरल रेस में और सिक्योर करते हैं टिकट मेजर पार्टीज से, ठीक है। सम फेमाइन्स टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टी टिकट एंड डिस्टर्ब द रिलेटिव टू द फैमिलीज, और कुछ ना फैमिलीज में ना डोमिनेट किया जाता है पॉलिटिकल टिकट को लेके और ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने फैमिली में ही, ठीक है, उस पॉलिटिकल टिकट को, ठीक है। वेरी ऑफ्टन इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी, और ना बहुत ऑफन होता है कि ऑर्डिनरी पीपल को ना इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का चांस मिलता है टू ईच अदर पॉलिटीज एंड पार्टीज, और इसमें ना बहुत कम ही ये चीज को देखा जाता है, ठीक है। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज, और स्मॉलर पार्टीज को उतना एडवांटेज नहीं मिलता है जैसा जितना एक बिगर पार्टी को मिलता है, ठीक है। तो मतलब कि इलेक्शन किस हिसाब से चलता है, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन में सब कुछ सही ही है या सब कुछ गलत ही है, कुछ कुछ इसका अगर एडवांटेज तो डिसएडवांटेज भी है, तो हम सबको इस हिसाब से काम करना चाहिए कि हम सब ने जितना भी इसका डिसएडवांटेज हो उसको खत्म करके इसके एडवांटेज को हम सब ज्यादा से ज्यादा इसके एडवांटेज को हम सब ले सके, ठीक है। तो इलेक्शन को इस हिसाब से चलना चाहिए और हम सब ने चेक एंड बैलेंस बना सकते अपने गवर्नमेंट पे, ठीक है। तो इसकी ग्लॉसरी को आपको पढ़ना है, इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।